नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? देखिए, आज बात करेंगे हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। एनटीपीसी की जो परीक्षा है प्यारे बच्चों, बड़ी ही विशाल परीक्षा है। विशाल इस अर्थ में है क्योंकि इसमें परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाख में नहीं, करोड़ों में। अब आप सोच लीजिए कि इस परीक्षा में कितनी तगड़ी फाइट है। लेकिन एक बात जानते हैं, यहाँ पे नौकरी पाना आसान है। कैसे? आसान ऐसे है प्यारे बच्चों कि अगर आप पिछले वर्षों का पेपर उठा करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो जो सेक्टर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के बाद दूसरे नंबर पे आता है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का मतलब अंकगणित नहीं, मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स। उसमें ज्योमेट्री भी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होगा, मेंसुरेशन भी होगा, अलजेब्रा भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, ये सारा कुछ। ठीक है, तो आपसे मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि आप भौतिक विज्ञान और गणित को अपना हथियार बनाइए। ये दो ऐसे विषय हैं जो आपको रेलवे की किसी भी परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी प्रकाश के बारे में। भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर है प्रकाश, और प्रकाश में बात करते करते हम लोगों ने कहाँ तक दूरी तय कर ली है प्यारे बच्चों? परावर्तन और अपवर्तन, इन दो बातों पे हमारी बात हो चुकी है। आज हमको बात करनी है कि अपवर्तन के अनुप्रयोग क्या हैं। ठीक है, देखिए, एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, बड़ा आसान सा सवाल है कि बाल्टी में आधी बाल्टी तक पानी भरा हुआ है, उसमें कोई छड़ या कोई रॉड रखी हुई है तो बाहर से देखने में वो मुड़ी हुई दिखती है, इसका कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये अपवर्तन के कारण होता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछा जाता है कि सुबह जब आप सो करके उठते हैं और पूरब दिशा में देखते हैं तो आपको जो सूर्य दिखाई देता है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसका रंग लाल होता है, धीरे धीरे वो सफ़ेद दिखने लगता है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और शाम को जो सूर्यास्त होता है उस समय भी सूर्य आपको लाल दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपवर्तन के अनुप्रयोग क्या हैं। बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो अपवर्तन की कहानी है, मान लिया जाए ये तीन माध्यम हैं प्यारे बच्चों। ये है एयर, ठीक, ये है वाटर, और ये है ग्लास। और ग्लास के बाद फिर से एयर है। आप देखिए, पहला माध्यम क्या है? हवा। दूसरा माध्यम क्या है? पानी। तीसरा माध्यम क्या है? कांच। उसके बाद चौथा माध्यम क्या है? फिर से हवा है। मान लीजिए कोई कांच का ऐसा गिलास है जिसका पेंदा बहुत मोटा है, थिक है, ठीक है, उसमें कुछ पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर हवा है। अब कोई प्रकाश की किरण अगर हवा से इस जल में पहुंचती है तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। जल से कांच में वही प्रकाश की किरण जाएगी,
फिर से अपवर्तन होगा, कांच से हवा में आएगी प्रकाश की किरण, फिर से अपवर्तन होगा। ठीक है। आपने कभी सोचा है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है ना? एक महत्वपूर्ण बात है ये। तो इसके पीछे जो तर्क है प्यारे बच्चों, जो आप उत्तर देंगे वो उत्तर ये दीजिएगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अपवर्तन का कारण यही है। ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, इसीलिए अपवर्तन की घटना घटती है। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, इस पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो आपके रेलवे में बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे देखिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए हवा है, यहाँ पे देखिए पानी है, और यहाँ पे कांच है, और कांच के बाद दोबारा हवा है। अब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को जाना है। कैसे जाना है प्यारे बच्चों? मान लिया जाए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आएगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको अपने रास्ते से थोड़ा सा डाइवर्ट होना है, अर्थात विचलित होना है। जब हवा से जल में उसका जाना होगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ये अभिलंब खींच लीजिए, और अभिलंब खींचने के बाद क्या करिएगा, यहाँ फिर से अपवर्तन होगा। मतलब ये प्रकाश किरण फिर से मुड़ रही है, अभिलंब की ओर और झुक गई। जब और झुक गई तब ये ग्लास है, ग्लास के बाद एयर में जाना है उसको, तो एयर में जाने के लिए क्या करिएगा प्यारे बच्चों, एक अभिलंब यहाँ पे और ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसके बाद ये प्रकाश की किरण जो है वो बाहर की ओर मुड़ जाएगी ऐसे। मतलब जो आने वाली ये प्रकाश की किरण यहाँ पे थी उसकी दिशा में चली जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये प्रथम बार अपवर्तन हुआ हवा से जल में, दूसरी बार अपवर्तन हुआ जल से कांच में, तीसरी बार अपवर्तन हुआ कांच से हवा में। ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए। तो कैसे नोट करिएगा प्यारे बच्चों, नोट करने का तरीका देखिए, हम आपको समझाने चल रहे हैं। प्रथम बार जब अपवर्तन होगा तब कौन सी घटना घटेगी। प्रथम बार का जो अपवर्तन होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पे होगा प्रकाश की किरण की हवा से जल में जा रही है, अर्थात एयर से वाटर। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज करिए कि ये जो एंगल है वो आई है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। दूसरी बार जब अपवर्तन होगा तब ज्यामिति की सहायता से आप सिद्ध कर सकते हैं कि जो आर है वो आर यहाँ भी होगा, इसको आप कह लीजिए आर डैश। ठीक है। अब दूसरी बार जब अपवर्तन होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों जल से कांच में जाते हुए, तो आप क्या लिखेंगे, NW2 ग्लास इक्वल टू लिख लीजिएगा साइन आर अपॉन साइन आर डैश। और जब ग्लास से आगे हवा में जाएंगे तब N ग्लास टू एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन, यहाँ देखिए ग्लास है उसके बाद एयर है, ये आर डैश था, इसको आप आर डबल डैश कह लीजिए, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस वाले आई के बराबर क्या लिखिएगा, आर डबल डैश, और बटे की लाइन के नीचे क्या लिख लिया जाए, ये माफ़ करिएगा आर डैश है ये प्यारे बच्चों, तो आर डैश है जब ये, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन आर डैश अपॉन साइन आई। अब हमको क्या करने की आवश्यकता है, ये जो पहली बात है, दूसरी बात है, और ये जो तीसरी बात है, तीनों का बाएं पक्ष का आपस में और दाहिने पक्ष का आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए गुणा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। N एयर टू वाटर, N वाटर टू ग्लास, N ग्लास टू एयर इक्वल टू
साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश बटे साइन आई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बात आप देख पा रहे हैं कि साइन आई का साइन आई से कैंसिलेशन, साइन आर का साइन आर से और साइन आर डैश का साइन आर डैश से कैंसिलेशन हो गया, मिला के हमको एक, अर्थात हमको हासिल क्या हुआ प्यारे बच्चों, एन एयर टू वाटर, एन वाटर टू ग्लास, एन ग्लास टू एयर इक्वल टू 1। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया। इस पर एक सवाल पक्का मानिए एनटीपीसी की परीक्षा में, ठीक है, ये अवश्य पूछा जाता है आपसे। सवाल करके दिखा देता हूँ आपको। सवाल ये है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण हवा से जल में और जल से कांच में और पुनः कांच से कहाँ जा रही है। देखिए, परीक्षा में सवाल ये दे दिया जाएगा आपका, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा आपको, कांच का अपवर्तनांक दिया रहेगा आपको, ठीक है, और ये जल का अपवर्तनांक किसके रेस्पेक्ट में है, कांच का अपवर्तनांक किसके रेस्पेक्ट में है, वायु के सापेक्ष, ठीक है। देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। अब पूछा जाएगा आपसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को आप लिखते कैसे हैं, एन वाटर टू ग्लास, ठीक है। ये जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है इसको क्या लिखते हैं, एन एयर टू वाटर। इसको कैसे लिखते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का, एन एयर टू ग्लास, ठीक। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में यह बात बताई थी कि अगर आपको एन एयर टू ग्लास पता है तो इसका व्युत्क्रम भी आप पता कर सकते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं, यूँ, एन एयर टू ग्लास इक्वल टू क्या होगा, 1/n ग्लास टू एयर। आपके पास देखिए एन एयर टू ग्लास 3/2 दिया हुआ है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा यानी कि एन ग्लास टू एयर, वो कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों, इसी को उल्टा लिख दीजिएगा, 2/3। 2/3 क्या है आपके लिए, ये ग्लास टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए, पूछा ये जा रहा है हमसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, एन एयर टू वाटर, एन वाटर टू ग्लास, एन ग्लास टू एयर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। एयर टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्यारे बच्चों, 4/3। वाटर टू ग्लास ये हमको पूछा गया है, और ग्लास टू एयर अभी अभी हमने पता किया है 2/3 इक्वल टू 1। देखिए, अंश का अंश के साथ और हर के साथ गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा, ऊपर 4 दूनी के 8 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9, और ये नीचे वाला जो 9 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन वाटर टू ग्लास इक्वल टू 9/8। ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। यह सवाल आप लोग तैयार रखिएगा, यकीन मानिए हूबहू यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब
आगे चलते हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि अपवर्तन की घटना क्यों घटती है। तो इसका उत्तर क्या है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसीलिए अपवर्तन की घटना घटती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? आप जानते हैं ये 3/2 होता है। इसका अर्थ क्या है? ये 3 और 2 जो लिखा हुआ है, इसको समझ के चलते हैं हम लोग। वायु में प्रकाश की चाल और उसमें भाग दे दीजिए किसका? कांच में प्रकाश की चाल। तो अगर वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है तो कांच में प्रकाश की चाल आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, ध्यान दीजिएगा। वायु में प्रकाश की चाल होती है प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे लिख लीजिए कांच में प्रकाश की चाल इक्वल टू 3/2। फिर 3 से 3 कट जाएगा, आपको वेलोसिटी कितनी मिलेगी प्यारे बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पता चल गया इससे? कि कांच में जो प्रकाश है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। इसी तरह जल में प्रकाश की चाल कितनी हो सकती है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करिएगा? इसको भी देख लीजिए। जल का हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? 4/3। ठीक है, देखिए गौर से। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? 4/3 होता है। आपको क्या करने की जरूरत है? ध्यान से देखिए, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई जल में प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल बराबर लिख लीजिएगा 4/3। क्यों? क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल में जल में प्रकाश की चाल का भाग देते हैं तो आपको जल का अपवर्तनांक मिल जाता है वायु के सापेक्ष। अब वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸, और यहाँ जल में प्रकाश की चाल को v मान लीजिए, बराबर 4/3 लिख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर v की वैल्यू आप पता करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 बटे की लाइन के नीचे 4 × 10⁸ बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थात जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कभी कभी आपसे ये तथ्यात्मक सवाल भी पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उस पर आप क्या करिएगा? जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए अपनी बात को हम यहीं पे विराम देते हैं। जो अगली क्लास होगी उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आएंगे जिस पे आपसे हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।